अब रिकॉर्डिंग जो है ऑन है। तो चलिए, आज जो हम पढ़ रहे हैं ना थेरेपी है उसके बल्ज और हर्निएटेड डिस्क की। तो इसमें क्या है कि इस बल्ज को आप कैसे अंदर की तरफ करो, जो रीजन जो स्ट्रेच आउट हुआ है ना उसको कैसे करोगे, तो वही हम आसन्स करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं क्या नहीं, वो हम समझते हैं प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। क्या आपको विजिबल हो रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक है ना, व्हाट आसन्स टू परफॉर्म, कौन से आसनों को परफॉर्म करें ड्यूरिंग बल्ज एंड हर्निएटेड डिस्क। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फ्राइडे को, कि बल्ज का मतलब होता है कि स्ट्रेच आउट होना फ्रॉम वन डायरेक्शन। अब देखिए, ये तो आपका हो गया, ये आपका स्पाइन का रीजन है, नर्व रूट हो गया ये, दैट रीजन वी कॉल द स्पाइनल नर्व रूट। यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं पेयर्स के फॉर्म में। इनको कई जगह फोरामिन भी हम बोलते हैं, है ना। अब जिस साइड से ये स्ट्रेच आउट हुआ है, देखो वन साइड से हुआ ना, तो ये वन साइड से नर्व को जो है प्रेस कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बल्ज। वहीं इस डायग्राम में आप देखो, जब ये आउटर लेयर एनुलस टीयर होके नर्व को प्रेस कर रहा है, तो दैट कंडीशन वी कॉल द हर्निएटेड। खास बात ये है कि इन दोनों के लिए ही सेम आसन परफॉर्म करना है। इसमें कभी भी ये नहीं कि हम अलग अलग आसन परफॉर्म करेंगे, सेम आसन वी हैव टू परफॉर्म। अब योग थेरेपी में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीन चीजें। पहला है काउंसलिंग, दूसरा है आसन, प्राणायाम। देखिए, प्राणायाम का रोल इसमें कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, प्राणायाम में केवल हम कराते हैं डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन, लेट करके, बैठ करके, जिससे कि बॉडी जो है हल्की हो, बॉडी जो है लूज हो, जॉइंट्स जो है फ्री हो, मसल्स जो हैं रिलैक्स हो, तो जिससे पेन कम महसूस होता है जब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं। लेकिन किस तरह लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। और डाइट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। सबसे पहली चीज है डायग्नोस ऑफ द पेशेंट थ्रू काउंसलिंग, है ना। अब स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए तो आपको सारी चीजें बताते जाता हूँ। डायग्नोस ऑफ द पेशेंट थ्रू काउंसलिंग, इसका मतलब ये होता है कि जब हम पहली बार कभी भी किसी भी पेशेंट से मिलते हैं, तो हमें जब इंटरेक्शन जो पीरियड होता है, तो उस वो पीरियड जो रहता है हमारा काउंसलिंग का रहता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे बीमार हो गए, बुखार आ गया, तो जब हम डॉक्टर से जाके मिलते हैं तो डॉक्टर पहले पूछता है ना आपसे, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बोलेंगे हमें बुखार आ रहा है। तो बोले अच्छा, और क्या हो रहा है, हमें सर्दी भी है, खांसी भी है। अच्छा, तो डॉक्टर को मालूम पड़ता है फीवर भी है, अलोंग विद ही आल्सो सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कफ, दो चीजें पता है। तो डॉक्टर का अगला क्वेश्चन, क्या ठंड के साथ बुखार आता है? आप बोलोगे नहीं। तो वो क्या वो कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू डायग्नोज व्हाट इज द रीजन ऑफ फीवर। क्या ये ठंड के साथ है तो मलेरिया भी हो सकता है, क्या बुखार आ रहा जा रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इट मे बी द, ये टाइफाइड का भी हो सकता है ना। तो या ये वायरल भी हो सकता है। तो क्या है कि ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट, है ना। तो शुरुआत में डॉक्टर क्या करता है कि आपको 3 दिन की दवा देगा ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम। तब भी आराम नहीं मिलता तो डॉक्टर बोलते हैं कि चलो आप सीआरपी कराओ। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव, वो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है ना। इन्फेक्शन वगैरह आता है या डेंगू मलेरिया इन्फेक्शन आया, अब इन्फेक्शन किस चीज का पता नहीं, तो फिर डेंगू के, मलेरिया के, और अलोंग विद हम टाइफाइड के और जॉइंटिस के जो है टेस्ट करा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो गया। तो वैसे ही जब हम पेशेंट से पहली बार मिलते हैं, तो हमें उसको करना रहता है डायग्नोस। और डायग्नोस करने के दो तरीके रहते हैं। पहला, एक रिपोर्ट के माध्यम से, और दूसरा लक्षण के माध्यम से, है ना। ये काउंसलिंग वाला सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करके उसको ट्रीटमेंट दोगे ना, तब उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर काउंसलिंग नहीं करोगे,
तो उसको बेनिफिट ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं रहेगा आप करा क्या रहे हो, क्यों करा रहे हो, यही नहीं पता आपको, है ना। तो काउंसलिंग में आपने पूछा कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ, तो वो बोलेंगे कि सर हमको ना आप रिपोर्ट्स देखिए पहले। कई लोग रिपोर्ट कराते हैं, कई लोग नहीं कराते हैं बैक पेन के लिए, कई लोग एक्सरे भी कराते हैं, सीटी स्कैन भी कराते हैं। कई पेशेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, वो आपको 4-5 MRI दे देंगे, सर हमने 4-5 बार करा के देख लिया लेकिन हमारा को आराम नहीं मिल रहा है। कई ऐसे मिलेंगे जिनने कोई टेस्ट नहीं कराए, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस भी रहते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई जो है कम से कम 10-12-15 हजार की जो है होती है, ठीक है। कहीं संस्था वगैरह से कराते हैं तो आधी कीमत में हो जाती है, या 1000-2000 में जो है हो जाती है। तो आप एमआरआई रिपोर्ट्स देखो। जब आप एमआरआई रिपोर्ट्स देखोगे तो एमआरआई रिपोर्ट्स में आप प्रिंटेड रिपोर्ट देखो। मैं आपको प्रिंटेड रिपोर्ट भी बताऊंगा किस तरह की रहती है, ठीक है। तो जब आप प्रिंटेड रिपोर्ट जब आप देखोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा लंबर में दिक्कत है कि सर्वाइकल में है कि थोरेसिक में। दूसरी चीज आपको देखनी है ये रेडियो फिल्म, ये रेडियो फिल्म एमआरआई में। एक्सरे हो तो आप एक्सरे को देखिए, ठीक है। अब उसके बाद उन उसके बाद पेशेंट से आप पूछो नेक्स्ट चीज, है ना, कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स का यहाँ पे मतलब क्या है, आपको क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, है ना। इफ वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ लंबर पेन, तो उनका ये बोलना रहेगा सर हमको एक साइड पेन होता है, या वो एक साइड नहीं बोलेंगे तो ये बोलेंगे सर हमको कमर में दर्द होता है, वो कमर से ना पीछे बटक पे भी जाता है और पूरे पैर में पेन होता है, ये चीज भी बोल सकते हैं। कई बार ऐसे सिम्टम्स होते हैं सर हमें झुंझुनी होती है, सुनपन होता है, तो आप एक क्वेश्चन फॉर्म में उनसे क्वेश्चन पूछो। जब वो बोले बैक में पेन होता है, आपने रिपोर्ट देख ली, आपको मालूम है बल्ज है या हर्निएशन है, तो उनको पूछो क्या आपको एक साइड पेन होता है, तो पेशेंट बोलेगा हाँ मुझे एक साइड होता है, जस्ट फॉर टेक द एग्जांपल मुझे राइट साइड पेन होता है, लेफ्ट में होता है क्या आपको, बोले नहीं, ठीक है। दूसरी चीज पूछो आप, क्या आपको आगे झुकने में पेन होता है या पीछे झुकने में पेन होता है, ठीक है। दो कंडीशंस बन गई, आगे झुकने में और पीछे झुकने में, है ना। तो पेशेंट इसमें रिप्लाई करेगा हाँ मुझे दोनों कंडीशंस में होता है, लेकिन राइट साइड कमर में बटक में पेन होता है, या रेडिएटिंग हो सकता है पैरों तक, बोले ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये भैया सिम्टम्स हैं बल्ज के और हर्निएशन के। तीसरी चीज पूछो आप, कभी कभी आपको शूटिंग पेन होता है क्या। शूटिंग पेन का मतलब होता है आप लंबी सिटिंग हो गई आपकी, है ना, जैसे अभी हम वीडियो ये वॉच कर रहे हैं, मीटिंग 4 घंटे की हो गई, 5 घंटे की हो गई, उसके बाद आप खड़े हुए तो पेन होता है क्या, शूटिंग पेन उसको बोलते हैं। बोलते हैं हाँ कभी कभी होता है। अगला क्वेश्चन पूछो, क्या आप जब सो के रात को जब सोते हो सुबह कभी कभी दर्द के साथ नींद खुलती है क्या, बोले हाँ सर कई बार ऐसा होता है कि दर्द के कारण हम बैठ जाते हैं फिर लेट नहीं पाते। ये चौथी चीज होगी। इसके साथ और क्या सिम्टम आते हैं आपको, सर हमें झुंझुनी लगती है, किसी को झुंझुनी आती है किसी को नहीं आती, ठीक है। किसी को सुन्नपन आता है किसी को नहीं आता है, सिम्टम्स को सुनो, ठीक है। हमें वीकनेस रहती है, कई बार ऐसा लगता है कि हमारा राइट साइड वाला जो लिम्प है, कौन सा राइट वाला पैर जो है वो बहुत वीक हो गया है, वेट नहीं ले पाता, या हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो दर्द होता है, या हम कोई चीज उठाते हैं तो दर्द होता है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि पैरों का अंगूठा सुन्न हो गया, कभी कभी कमर और पिंडली में दर्द होता है, कभी कमर और हैमस्ट्रिंग में जो है दर्द होता है। तो ये क्या हो गया, ये ना अलग अलग तरह के लक्षण है। जब आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट से आपको ये मालूम पड़ा कि हाँ उनको राइट साइड से बल्ज है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उनको लक्षण जो है क्या क्या आ रहे हैं। लक्षण मतलब सिम्टम्स क्या है, क्या क्या है जो है नहीं आ रहे। लेकिन जब आप पेशेंट से बात करी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट ने बताया आपको कि हमको जो है बटक में पेन होता है, हमको कमर में पेन होता है, हमको हैमस्ट्रिंग में पेन होता है, लेकिन राइट साइड से ही होता है, लेफ्ट साइड से नहीं होता। तो इसमें गजब बात ये होती है कि हम जब भी आसन कराएंगे तो हमेशा वन साइड ट्विस्टिंग वाले आसन
और स्पाइन पे जो खिंचाव लेके आते हैं, लेकिन हल्का खिंचाव लेके आते हैं, वो वाले आसनों का अभ्यास हम करवाते हैं। और इन आसनों को कब तक कराते हैं? जैसे ही दर्द बंद हो जाता है, उसके बाद हम दोनों साइड की ट्विस्टिंग चालू करते हैं। और जब दोनों साइड की ट्विस्टिंग में पेशेंट को पेन बिल्कुल नहीं होता, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके बाद हम कॉम्बिनेटिव आसन्स कराते हैं। कॉम्बिनेटिव आसन्स का मतलब होता है हर आसन को उसके पूरक आसन के साथ करना। पूरक आसन का मतलब है जैसे आपने हलासन करा तो भुजंगासन, धनुरासन करा तो पवन मुक्तासन, नौकासन करा तो विपरीत नौकासन। और ट्विस्टिंग वाले जो आसन होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। अगर आपने इसे वक्रासन राइट साइड से करा है और फिर आपने लेफ्ट साइड से करा तो आपस में कॉम्बिनेशन पूरा है। अर्ध मस्तक आसन आपने अगर राइट साइड से करा है और लेफ्ट साइड से कर लिया तो अपने आप में पूरा हो गया वो। तो वो उसमें कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन नहीं होता उसमें, एक्चुअली कोई काउंटर पोज नहीं होता, वो अपने आप में ही पूर्ण है काउंटर पोज के साथ। तो इसमें किस तरह से आसन कराने चाहिए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनिशियल कंडीशंस में आपको कैसे शुरू करना है, कितनी देर रोकना है, और स्लोली स्लोली जब आप कराओगे ना, अगर आपने सिस्टमेटिकली पेशेंट को कराया तो उसको एक सेशन में 50 से 60% फायदा मिलता है। जब आप केवल उनको इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में कराओगे तो। लेकिन अगर आप उनको सपोर्टिंगली कराओगे तो इट गिव्स द बेनिफिट अप टू द 80% to 85%। जैसे ही आपका एक सेशन होता है और वो सेशन होने के बाद, है ना, पेन रिपीट होता है उनको आफ्टर फ्यू आवर्स, या मैं कहूँगा फ्यू आवर्स नहीं तो फ्यू आवर्स में जैसे 3-4 घंटे, 12 घंटे, लेकिन द इंटेंसिटी विल बी द लो। ठीक है, आपको डायग्नोस वाला पोर्शन समझ में आया काउंसलिंग का, क्यों करते हैं हम? कोई एक दिन बोल सकता है तो मैं उसको, या मैसेज भी कर सकते हो इसमें, तो मैं मैसेज के फॉर्म में भी इसको देख सकता हूँ एक्चुअली। चैट बॉक्स में आप कर सकते हो, तो आप उसमें आप रिप्लाई कर दो, ठीक है। इसके बाद आसन देखिए 3 तरह से जो है कराए जाते हैं किसी भी डिसीज के लिए। कॉम्बिनेशंस में, कॉम्बिनेशन ऑफ आसन जो रहता है ना, ये हमेशा याद रखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ आसन आर ऑलवेज परफॉर्म्ड जब आप इंटरनल ऑर्गन या ग्लैंड रिलेटेड इश्यूज कराओगे। जैसे डायबिटीज हो गया, है ना, ये आपके ऑर्गन रिलेटेड। लीवर, फैटी लीवर हो गया, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया, है ना। ग्लैंड रिलेटेड मैं कहूंगा तो इसमें थायराइड हो गया, इसमें पीसीओडी हो गया, हार्मोनल रिलेटेड, है ना। तो जो इसमें हमेशा कॉम्बिनेटिव आसन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो ये 3 चीजों से मिलकर बनता है ट्विस्टिंग, प्रेशर और स्ट्रेचिंग वाले आसन। मैंने इसका लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन इन केस ऑफ स्पाइन ये इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ स्पाइन आसन आप परफॉर्म इन ग्रुप। कॉम्बिनेशन 3 चीज का बना है, ग्रुप 2 चीजों में बनता है हमेशा, ठीक है। एवरी आसन एंड इट पोजिशन हैव टू बी परफॉर्म फॉर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए परफॉर्म करना है, होल्डिंग करनी है, तब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है। लेकिन ये ग्रुप कैसे बनता है, देखिए इसमें क्या है कि अगर किसी को फॉरवर्ड बेंडिंग में पेन है फॉर एग्जांपल, तो बैकवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। किसी को बैकवर्ड बेंडिंग में पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। किसी को दोनों पोजीशंस में पेन होता है तो हम ट्विस्टिंग वाले आसन कराते हैं। लेकिन किसी को अगर बल्ज होती है तो बल्ज के लिए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ आसन होता है, जब हम वन साइड ट्विस्टिंग वाले आसन करते हैं, है ना। ये बल्ज वाला टॉपिक हमने इसलिए सबसे पहले लिया है क्योंकि आपको सबसे ज्यादा अगर कोई पेशेंट्स मिलेंगे, मैं ये कहूंगा कि 98% बोलूंगा मैं तो, 96 to 98% इनको बल्ज कंडीशन होती ही होती है आजकल स्पाइनल केसेस में। और इसके मेन कारण तो ये हमारा गैजेट्स और सिटिंग पोस्चर्स और पुअर अलाइनमेंट के कारण जो है होता है। अब जैसे आसन है, आसन जब हम कराएंगे तो कभी भी हम टफ आसन नहीं कराते हैं, है ना। या आप उनको घंटे भर आसन कराओगे तो उससे भी बेनिफिट नहीं होता है। आप उनको कराओ आधे घंटे, आपने कराया, क्योंकि आधा घंटा लग जाता है इजीली किसी भी पेशेंट को अगर आप कराते हो। जब इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में जब आप उनको बोल बोल के जब आप कराओगे
तो कम से कम आधा घंटा जो है लग जाता है। लेकिन ये आसन जब आप कराते हो ना, तो उनको कराने, कितनी बार कराना है, कौन से एंगल पे रोकना है, कितनी देर रोकना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और सिंपल आसन के साथ शुरुआत की जाती है। ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहला आसन हमें करा, देखिए ये सीक्वेंस ना हम लोगों ने बनाए हैं। इट ये मैं कह सकता हूँ कि रिसर्च के बेसिस पे है, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो भी योग थेरेपिस्ट हैं, एंड ही इज हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 40 years। उन्होंने ही एक्चुअली ये सब डिस्कवर किया था। तो उसमें ये जो आसन्स हैं इनका सीक्वेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले खड़े होने वाले कर लो या बैठ के करने वाले कर लो। whenever you are going to perform the आसन और इन्हीं सीक्वेंस में करोगे तो पेशेंट्स को बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे ये अर्धल आसन है। अब ये अर्धल आसन जब आप कराते हो तो उनको सिंपली अर्धल आसन आप कराओ। लेकिन देखिए इस अर्धल आसन को जो आप देख रहे हो, इस अर्धल आसन में एक गड़बड़ है। ठीक है। गड़बड़ क्या है? जब भी हम पेशेंट्स को जब हम कराते हैं, आप ऑनलाइन मोड में कराओ या आप ऑफलाइन मोड में कराओ, सपोर्टिंगली नहीं करा रहे हो, है ना, केवल इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे करा रहे हो, तो हमेशा हाथों को हिप्स के नीचे रखना रहता है। इसके हाथ हिप्स के नीचे नहीं है। ठीक है। तो हाथ जितना हिप्स के नीचे रहेंगे, ठीक है, तो ये उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें जो है ये हाथों का हिप्स के नीचे रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा एक बार फिर से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए पहला आसन है अर्धल आसन। अब अर्धल आसन में होता क्या है, स्पाइन में ना ऊपर से नीचे की तरफ खिंचाव आता है। तो जब खिंचाव आएगा ना, तो क्या होता है, आपकी जो स्पाइन है स्ट्रेच होती है। तो ये क्या होता है कि जिस वर्टिब्रा के बीच में, है ना, जिस वर्टिब्रा के बीच में बल्ज हो रहा है, तो ये जगह भी स्ट्रेच आउट होगी। ये जगह भी स्ट्रेच आउट होगी। तो क्या होता है, डिस्क को रिलैक्स होने का जो है मौका मिलता है ना। तो इसीलिए पहला जो आसन है अर्धल आसन, इसका रिपीटेशन जो है होना चाहिए 2 बार। और जब आप हिप्स के नीचे हाथ रख के करोगे तो क्या होता है कि हमें लेग्स, बोथ द लेग्स को रेस करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो इसमें आराम से आप दोनों पैरों को उठा के लाएं। और नहीं उठा पाते हैं तो आप इसको एक एक पैर से भी जो है परफॉर्म कर सकते हो। और तब भी नहीं होता है एक एक पैर से, तो आप एक पैर को फोल्ड करके रखो और फिर आप रेस करो, तब भी रेस हो जाता है। तो आप अर्धल आसन को थोड़ा सा मॉडिफाई पेशेंट के अकॉर्डिंग करके करेंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे जो है खिंचाव आएगा, और इस खिंचाव आने के कारण स्पाइन जो है रिलैक्स होती है। और ये सर्वाइकल हो या थोरेसिक में दिक्कत हो या लंबर में दिक्कत हो, इन तीनों ही कंडीशंस में ये आसन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये बल्ज और हर्निएशन, तो ये स्ट्रेच आउट होता है। और जब स्ट्रेच आउट होगा तो ये जो बाहर की तरफ वन साइड बल्ज निकल रहा है ना, तो ये जगह रिलैक्स होकर अपना शेप रिगेन करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। दूसरा आसन पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन लेकिन दोनों पैरों से करना चाहिए। जब इसको दोनों पैरों से जब परफॉर्म करते हैं ना, और इसमें गर्दन आपको जो है नहीं उठानी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी हम पवन मुक्त आसन करेंगे तो पवन मुक्त आसन में ध्यान ये रखना है कि दोनों एड़ी पंजे मिलाओ, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के लाओ, चेस्ट की तरफ लाओ, और घुटनों को फिंगर्स का इंटरलॉक करके पकड़ के आप प्रेस करो। अब इसका बेनिफिशियल क्या है? अब अर्धल आसन में ज्यादा इंटेंसिटी से खिंचाव आता है ऊपर से नीचे। पवन मुक्त आसन में जब हम गर्दन नहीं उठाते हैं तो इसमें जो खिंचाव आता है बहुत ही कम इंटेंसिटी से आता है। दूसरा बेनिफिशियल क्या मिलता है, कई बार जिनको कमर में दर्द होता है ना, वो दवाइयां ज्यादा खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाने के कारण उनको जो है कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि पेन किलर्स ही ले रहे हैं, तो पेन किलर ज्यादा लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण गैस बनती है। तो ये आसन हेल्प करता है उनको गैस रिलीज करने में।
तो इस आसन को 2 बार या 3 बार जो है हेलो। परफॉर्म करना चाहिए, तो ये आसन जो है बेनिफिट देता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, मैं बता देता हूँ। लेकिन इसमें गर्दन नहीं उठाना है, गर्दन उठाओगे तो खिंचाव ज्यादा आएगा। सर्वाइकल हो, थोरेसिक हो, लंबर, तीनों में जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इन दोनों आसनों की। ठीक है, अगर पैर उठाने में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या पैर उठाने में पिंडली या हैमस्ट्रिंग में, ये पिंडली या हैमस्ट्रिंग में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसको कुछ दिन अवॉइड करेंगे। तो उस केस में हम पेशेंट्स को पवन मुक्त आसन के साथ शुरुआत करवाते हैं, क्योंकि पवन मुक्त आसन में कभी भी दर्द नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ, इस चीज को आप नोट करिएगा, कि अगर पेशेंट को जमीन पे लेटने में दर्द होता है, जैसे कोई पेशेंट है, उसको अगर हम बोलते हैं आप जमीन पे लेटिए, तो बोलते हैं नहीं सर मैं जमीन पे लेट ही नहीं सकता, लेटते से ही मुझे दर्द होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है ना, जब सीधी होती है तो उनको क्या होता है कि पेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्पाइन में उस पर्टिकुलर रीजन में स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ गई है। उस स्टिफनेस के कारण मोबिलिटी कम हो गई है, और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इनिशियली ऐसे पेशेंट्स को हम सारी एक्सरसाइजेस बेड के ऊपर करवाते हैं। तो उनको जो है एक्सरसाइजेस कहाँ पे करनी चाहिए? बेड के ऊपर, डबल ये जो बेड जो रहता है उसके ऊपर करें, तो उनको जो है दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है, कई बार पेशेंट फोर्सफुली लेट भी जाता है, नहीं नहीं आपको जमीन पे लेटना पड़ेगा। फिर उसको जब खड़ा होता है ना, तो खड़े होने में कमर में दर्द फिर चालू हो जाता है। इसीलिए जो सीवियर पेशेंट्स आपको मिले, तो जरूरी नहीं है कि उनको जमीन पे ही एक्सरसाइज कराना है। ऐसे पेशेंट्स को हम जो है शुरुआत कर सकते हैं, बेड पे कराओ, जैसे जैसे रिलीफ मिलना शुरू हो, फिर आप जमीन पे उनको कराना जो है शुरू कर सकते हो, जैसे जैसे उनको फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। ये स्लाइड समझ में आया आप लोगों को? यस अर्धल सर। आसन का जो टाइम ड्यूरेशन है, देखिए, जब आप टाइम ड्यूरेशन जब शुरुआत में जब आप कराओगे ना, तो गए 5 सेकेंड्स होल्ड करा, आप कम बैक आ गए। फिर आप जो है उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम ड्यूरेशन जो है बढ़ाएं। देखिए, ये पूरे सीक्वेंस को आपको रोज कराना है, लेकिन जैसे जैसे इस सीक्वेंस में उनको बेनिफिट होना शुरू करे, स्लोली स्लोली आप 5-5 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। ठीक है, नॉर्मल ये व्यक्ति कितनी देर कर सकता है अर्धल आसन? 30 सेकेंड से 1 मिनट, है ना। जिनको वेट लॉस करना होता है वो 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं। लेकिन पेशेंट्स के केसेस में हम इसको इनिशियली 5 सेकेंड 10 सेकेंड से शुरुआत करते हैं, और मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड। ठीक है, और पवन मुक्त आसन जो है, पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन में जो है आप होल्डिंग करके रखो 10 सेकेंड 15 सेकेंड, इसमें कभी भी पेशेंट को दिक्कत नहीं आएगी। और ये आसन देखिए बेनिफिशियल उनके लिए भी, जिनकी बैली निकली हुई रहती है ना, वो अगर केवल इस ही पोजीशन में रोक के रखेंगे, तो उनको ब्रीथिंग रुकती भी नहीं है उनकी, पहली चीज। और दूसरी चीज, उनको बेनिफिट भी मिल जाते हैं। लेकिन जब वो गर्दन उठाएंगे, तो क्या होता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू होता है, वो सांस रोकना शुरू होगी, या मुंह से जो है श्वास लेने लग जाते हैं। इसीलिए हम इसमें गर्दन बिल्कुल नहीं उठाते, जिससे स्पाइन पे किसी भी तरह का एक्सट्रीम खिंचाव नहीं पड़े, हल्का सा खिंचाव। और इससे ज्यादा बेनिफिट भी नहीं मिलता है स्पाइन पे, बस ये रहता है कि जो गैस है ना वो रिलीज हो जाए, और हल्का सा खिंचाव। अगर मैं कहूंगा कि जो अर्धल आसन है इसमें जो है 90% खिंचाव आता है, तो पवन मुक्त आसन में 10 से 15% ही खिंचाव आता है। दूसरा है मेरुदंड आसन। मेरुदंड आसन को जो है हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन बोलते हैं मेरुदंड आसन को। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पाइन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव आसन है। और टोटल इसमें ना 4 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, अब ट्विस्टिंग वाला आसन कराना कैसे है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना तो दिक्कत है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसको जो है बल्ज जो है इस साइड से है, ये कौन सी साइड होगी? लेफ्ट साइड से बल्ज है। तो हम इसको सारे आसनों का जो करवाएंगे ना ट्विस्टिंग, वो केवल और केवल लेफ्ट साइड से ही करना है। वहीं अगर आप इसको राइट साइड से ट्विस्ट करा दोगे, तो उसको पेन बढ़ जाएगा और एक्सट्रीम हो जाएगा।
अभी देखिए बल्ज एक साइड से ही है यहाँ पे, तो इसीलिए हम एक साइड से ही आसन करा रहे हैं। दूसरी साइड देखिए बल्ज नहीं है। आप देखो, ये देखो डायग्राम है, ये इसका कौन सा व्यू है बताओ? ये जो है इसका कौन सा व्यू है? लैटरल ये इसका एक मिनट, ये और इसका पोस्टीरियर पोस्टीरियर, व्यू है। पोस्टीरियर व्यू पोस्टीरियर है ना? लैटरल। पोस्टीरियर व्यू में आप ये देखिए कि ये हेल्थी वर्टिब्रा, सॉरी हेल्थी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और ये वाली जो डिस्क है ना, ये हल्का सा बल्ज है, निकला हुआ है, जिससे वन साइड जो है अफेक्टेड हो रही है, दूसरी साइड जो है अफेक्टेड नहीं है। अब इसमें क्या है कि जब हमें कराना है ना, तो जिस साइड दर्द है, इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, पेशेंट को जिस साइड पेन होता है उस साइड से ही ट्विस्ट करवाना है। और इसकी जो इनिशियल पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मेरुदंड आसन की होती है, पीठ के बल लेटना है, दोनों हाथ कंधों की सीध में, पाम्स ऑन द फ्लोर। अगर ये ट्विस्टिंग कराते वक्त ये पाम्स अगर जमीन से उठेंगे तो क्या होगा? खिंचाव बिल्कुल नहीं आने वाला। और हील्स एंड टोस टुगेदर, है ना, एड़ी पंजे मिले हुए। अब ये फर्स्ट पोजीशन होती है, ये पोजीशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारी स्टेप्स में फर्स्ट पोजीशन यही होगी। अब इसमें जब हम आसन जब हम कराते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि मैं जो इसमें जो परफॉर्म होगा ना, उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि इसमें राइट लेग को जैसे उसने उठाया, तो 60 डिग्री उठाने के बाद जो है आपको लेफ्ट साइड में लेके जाना है, और ये पैर जो है हिप्स की सीध में जो है रहेगा। अब देखिए जो परफॉर्म कर रहा है वो तो एक्सपर्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर ये पैर हिप्स की सीध में, आप फ्लोर से टच भी नहीं करोगे तब भी चलेगा। दूसरा पैर जो है जमीन पे बिल्कुल स्ट्रेट, और इसमें ध्यान देना ये है कि पाम्स जो है उठने नहीं चाहिए। अगर ये राइट वाला उठा लिया ना, तो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगा, और पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्विस्टिंग नहीं होगी। देखिए आसन का हम वीडियो देखते हैं, ये 2-3 बार करेगा, आप इसको देखिए। ये क्योंकि जब इसको कर रहे हैं ना, और इसमें होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 10 सेकंड की होल्डिंग, है ना। ये तो क्या है कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहा है, लेकिन जब हम पेशेंट्स को कराएंगे तो जितना स्लो आप कराओगे उतना पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जल्दी जल्दी कराओगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं, तो उनको आराम से पैर को उठाने दो, फिर जो है आप लेके जाने दो। लेकिन जिस साइड से पेन है, जैसे हम इसमें अज्यूम करके चल रहे हैं कि ही इज हैविंग अ पेन फ्रॉम लेफ्ट साइड से बल्जे, भाई उसको कमर में हो चाहे सर्वाइकल में हो, करवाना सेम है। ठीक है, आप एक बार फिर से देखिए। ये ये फर्स्ट स्टेप है, इसको हमने 4 स्टेप्स में जो है डिवाइड करा है। और इस स्टेप में क्या होता है कि जब हम पैर को लेके आते हैं ना इसकी फाइनल पोजीशन में, जब हम पैर को लेके आएंगे इसकी फाइनल पोजीशन में, तो कंप्लीट स्ट्रेचिंग होती है हाथों की उंगलियों से लेके पैरों की उंगलियों तक। और कमर की ट्विस्टिंग जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है, खिंचाव नहीं है, इंपॉर्टेंट है ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग जो है प्रॉपर होती है स्पाइन की, और ये जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके रिपीटेशंस कम से कम 3 बार होनी चाहिए, 3 रिपीटेशंस होनी चाहिए मेरुदंड आसन की। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेकंड स्टेप। पोजीशन वही रहेगी, फर्स्ट पोजीशन, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कंधों की सीध में, गर्दन सीधी। और गर्दन हमेशा ऑल्टरनेट जाएगी, जिस साइड आपकी ट्विस्ट होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है गर्दन लेके जाना है। सेम इसमें भी देखिए हम गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जो है लेके गए थे, आप शुरू से देखिए कि जैसे ही आप गर्दन को लेके जाओगे ना, तभी तो कपड़े जैसे निचोड़ते हैं वैसी ट्विस्टिंग होगी आपकी, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है ट्विस्टिंग। सेकंड स्टेप देखिए। अब सेकंड स्टेप में सर एक क्वेश्चन है, प्लीज पूछूं? प्लीज मैडम बोलिए। हाँ जी, अभी आपने बताया कि लेफ्ट साइड में इनको कमर में दर्द है और हम्म। गर्दन उनकी राइट साइड में मुड़ी हुई है। अगर हाँ, सर्वाइकल है तो गर्दन भी राइट, अगर राइट में गर्दन सीधी रखेंगे, सर्वाइकल गर्दन सीधी रखेंगे उसमें। तो उनको ट्विस्टिंग नहीं करवानी है गर्दन से। हाँ, गर्दन से नहीं कराना है एक्चुअली। तो इसमें कई सर्वाइकल लोगों पे को कम कंफ्यूज। कैसे करेंगे मेरुदंडासन में? देखिए सर्वाइकल में क्या करेंगे, हम इसी स्टेप को लेते हैं
इसी में। लेकिन इसमें क्या है, ये गर्दन सीधी रखना है आपको स्ट्रेट। जो फर्स्ट वाली ओके। पोजीशन में थी ना गर्दन, हाँ जी। आपको गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन को ट्विस्ट नहीं, वो मतलब आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेके नहीं जाना है हम्म। गर्दन को, सर्वाइकल वाले केस में। बाकी थोरेसिक लंबर वाले केसेस में आपको गर्दन भी साथ में लेके जाना है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब सेकंड वाली स्टेप में देखिए ध्यान ये देना है कि जो हमारा राइट वाला लेग है, मैं लेफ्ट वाले पैर के लेफ्ट वाली साइड के पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूं कि राइट वाले लेग की एडी को लेफ्ट वाले पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में जो है रखना है, जैसे ये देखिए आप। और इसके बाद फिर ट्विस्ट करना है। इसमें कोशिश ये करनी है कि पंजों को जमीन से टच करने की और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन। सर्वाइकल है तो सीधी रखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोरेसिक और लंबर में अगर दिक्कत है तो आपको जो है ट्विस्ट करना है। तो कई लोगों को क्या होता है कि सर्वाइकल में ऐसा रहता है कि ज्यादा करते हैं ना, गर्दन को लेके जाते हैं तो एक्सट्रीम ट्विस्ट हो जाता है, तो पेन बढ़ जाता है कई केसेस में। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि गर्दन को सीधा ही रखते हैं। अब देखिए इसमें एक बार हम फिर से इसको परफॉर्म करते हैं। ये दूसरी साइड, एक मिनट जरा, हम दूसरी साइड से नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए ये हमने एक साइड से ट्विस्ट करा, और इसकी रिपीटेशंस कितनी होनी चाहिए, इसकी रिपीटेशंस होनी चाहिए कम से कम रिपीटेशंस जो है इसकी 3 रिपीटेशन। 3 रिपीटेशन फर्स्ट वाली स्टेप में, 3 रिपीटेशन सेकंड वाली स्टेप में। और होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है ना, जैसे इसका होल्डिंग होना चाहिए 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड हो जाएगा। इसका भी सेम 10 सेकेंड। गजब बात यह है कि इसमें खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, स्पाइन की ट्विस्टिंग अच्छी होती है, लेकिन सेकंड वाली स्टेप में ना ट्विस्टिंग होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही ज्यादा कम इंटेंसिटी के साथ होती है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। इसके बाद है तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में क्या है कि देखिए इनिशियल स्टेप तो क्या रहता है, एक मिनट, इनिशियल स्टेप क्या थी हमारी कि एडी पंजे मिले हुए दोनों हाथ साइड में। तीसरी स्टेप में भी इनिशियल स्टेप जो है वही रहेगी, लेकिन उसमें राइट वाले पैर को मोड़ के लाओ, घुटने के पास रखो पंजे को टेढ़ा करके, दोनों हाथ कंधों की सीध में और गर्दन सीधी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ट्विस्ट करके घुटने को जब हम लेके जाते हैं, ठीक है, घुटने को फ्लोर से टच करने की हम कोशिश करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्विस्ट है वो एक्सट्रीम होता है ना, और स्ट्रेचिंग प्रॉपर आती है हाथों की उंगलियों से लेके घुटने तक। पहले वाले में सबसे ज्यादा, दूसरे में कम, तीसरे में पहली वाली स्टेप के कंपैरिजन में कम इंटेंसिटी के साथ आता है। तो इस तरह से जो है हमें ट्विस्ट करना है, ठीक है। लेकिन आप इन चीजों को आप प्रैक्टिस करके देखिएगा घर पे, है ना, क्योंकि वीडियो के फॉर्म में देखना और फिर उसको पेशेंट पे अप्लाई करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करके देखो कि जब आप करते हो तो कितना खिंचाव महसूस हो रहा है, कितनी स्ट्रेचिंग महसूस हो रही है। जब आप हाथ ऊपर करते हो, है ना, जब इस पोजीशन को जब वो परफॉर्म करेगा ना, फाइनल पोजीशन में अगर ये हाथ उठा लेगा तो कोई खिंचाव नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला, फ्री हो जाएगा बिल्कुल, है ना, वो कोई बेनिफिट भी नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको महसूस करना। पेशेंट को थेरेपी देने से पहले आप जो है खुद करके देखो एक्चुअली कहाँ कहाँ आप इफेक्ट्स को महसूस करते हो, तभी आप पेशेंट को जो है समझा पाओगे कहाँ खिंचाव आने वाला है, कहाँ दबाव आने वाला है, कमर पे आ रहा है कि स्पाइन पे आ रहा है। तो आपको समझाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब फोर्थ वाली स्टेप देखो, इसमें दोनों घुटनों को जो है मोड़ के लेके आना है। इसके बाद जो है हम ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल सा, और ये जितना भी करना है ना बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट्स के साथ जो है हमें करना है। ये तो खैर फास्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं, स्लो मूवमेंट्स के साथ जितना धीमे धीमे आप फाइनल पोजीशन में जाओगे और आओगे, उनसे क्या होता है, बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, मोबिलिटी उतनी अच्छी होती है, आपकी नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। और ये जो डिस्क स्ट्रेच आउट हो रही है
वो अपना शेप धीरे धीरे करके रिगेन करती है। ये कभी भी रिगेन एक दिन में नहीं होगा। रिगेन होने में अपना नॉर्मल शेप, देखिए डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो वो ये बोलते हैं कि ये जो रीजन जो निकल गया है ये कभी भी अंदर नहीं जाएगा और इसका क्या ऑपरेट करना पड़ेगा, हमें लेजर कर देते हैं आजकल सर्जरी। लेकिन जब आप कोई भी एक्सरसाइज रेगुलरली करते हो तो धीरे धीरे वहां के मसल्स डेवलप होना, टोन्ड होना शुरू होते हैं। तो वैसे ही ये जो स्ट्रेच आउट वाला जो रीजन है धीरे धीरे अपना शेप रिगेन करके ये नॉर्मल डिस्क की तरह हेल्थी डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ समय जो है लगता है। तो ये मेरुदंड आसन की टोटल 4 पोजीशंस हैं। इन चारों ही पोजीशन में जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है वो 10-10 सेकंड का है। 10-10 सेकंड का होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है। इसके बाद वक्रासन, ठीक है। अब वक्रासन में क्या होता है कि आपको जो है ट्विस्टिंग करनी है स्पाइन की। अब देखिए ये नॉर्मल वक्रासन है, आप इसको पहले पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। वक्रासन जो है इसने एक साइड से जो है परफॉर्म करा। अब लेकिन होता क्या है कि ये वाला जो वक्रासन है ये होता है हेल्थी लोगों के लिए, जिसको किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल है। क्या पेशेंट कर पाएगा? क्या नहीं। पेशेंट की बैली निकली हुई है तो कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, है ना। अब देखो साइड से देखो इसी को आप, अब ये हेल्थी व्यक्ति के लिए क्या कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। क्रॉस करके कभी नहीं कर पाएगा, पीछे की तरफ झुका हुआ रहेगा। अब इस वक्रासन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? द स्पाइन शुड बी इरेक्ट होनी चाहिए फाइनल पोजीशन में, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करा हमने इसमें, पहले आप इसको देखो पूरा, है ना। अब देखिए फाइनल पोजीशन में आपके कंधे भी और गर्दन भी एक चीज में आनी चाहिए। अब ये तो क्या प्रोफेशनल है करने वाला, तो उसको इजीली परफॉर्म कर लिया। तो अगर कोई पेशेंट होता, है ना, पेशेंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम शुरुआत में कराते हैं कि ये हाथ को क्रॉस न करते हुए, जैसे ये हाथ है इसने एक हाथ को क्रॉस करके साइड में हथेली रखी है, ये न करते हुए हम क्या करेंगे, इस पोजीशन की जगह उसको घुटना पकड़वा देते हैं आगे से। और घुटना पकड़ के जब दूसरा हाथ पीछे भी नहीं रखना है, याद रखिए इसमें, एक मिनट जरा। अब दूसरा हाथ जो है जमीन पे भी नहीं रखना है, दूसरा हाथ रखना है कमर के ऊपर। जब कमर के ऊपर हाथ रखोगे ना तो वक्रासन में देखिए ड्रॉबैक क्या रहता है, अगर मैं कहूँ क्या प्रिकॉशंस जो है रखनी रहती है कि वाइल परफॉर्मिंग द आसन जो हाथ पीछे रखते हैं हम 10 से 12 फीट की दूरी पे, तो उसके ऊपर पूरा वजन ले लेते हैं। ये नॉर्मल व्यक्ति ले ही लेता है। अगर आप किसी को कराओगे ना जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, पेशेंट भी करेगा या नॉर्मल व्यक्ति भी करेगा तो वजन ले ही लेगा। अगर उस हाथ को आप कमर पे रखवा दो पीछे और सामने से घुटना पकड़वा दो तो वो वजन लेगा नहीं और उस कंडीशन में स्पाइन जो है सीधी रहती है। लेकिन ये किस साइड से कराना है बल्ज वाले पेशेंट को? जिस साइड से दिक्कत है। इफ द पेशेंट हैविंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम राइट साइड, the patient should has to perform from the right side. If the patient having a problem from left side, तो he or she has to perform from the left side. ठीक है। और ट्विस्टिंग कैसे होती है? ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है एक्चुअली, ये ट्विस्ट हो रहा है, हमें रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग आसन सर बेस्ट आसन किसके लिए? फॉर स्पाइनल डिसऑर्डर्स। ठीक है। इसके बाद आप फिर अलाइनमेंट्स के कराओ तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये वक्रासन का आपको समझ में आया कि सामने से घुटने को पकड़ के कराना है। और अगर किसी को लगता है कि उसकी बैली निकल रही है तो ये पंजे को थोड़ा सा आप आगे शिफ्ट कर दो तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जितना आप आसानी से आसनों को परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा इजीली करा पाओगे और उतना ज्यादा पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आसन देखें हम। अब देखिए अब क्या होता है कि ट्विस्टिंग वाले आसन से ना हमने हमने इन्हीं आसन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करा है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा आसन वो कराने हैं कि जो बेनिफिशियल है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये आसन जो है करने का तरीका, चौकड़ी मार के बैठ गए आपने, एक हाथ से,
है ना। जैसे अगर मैं राइट हैंड से लेफ्ट वाला घुटना पकड़ा और कमर पे हाथ रखा, जैसे ये, जिस साइड से पेन है ना, अगर इसको ये पेन इस साइड से पेन है तो आप उसी साइड से जो है ट्विस्ट कराओ। ये कौन सी साइड होगी? इमेज इस वीडियो के अगर मैं पर्सपेक्टिव में कहूं तो उसको ये लेफ्ट साइड है ना। मेरुदंड आसन हमने लेफ्ट साइड से करा, वक्रासन हमने लेफ्ट साइड से करा, तो वैसे ही ये चौकड़ी मार की जो ट्विस्टिंग्स जो हमें करनी है वो भी हमें लेफ्ट साइड से करनी है। और जब भी हम ट्विस्टिंग्स करेंगे तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये होना चाहिए कि हमें रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करना है। और जब ये ट्विस्ट होगा ना तो ये जो बल्ज निकला हुआ है, ये बल्ज वाला रीजन अंदर जाएगा और ये नर्व के ऊपर का जो कंप्रेशन जो हो रहा है वो कंप्रेशन रिलीज होगा, वो प्रेशर रिलीज होगा। और जब वो रिलीज होगा तो क्या होगा? ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। साथ में क्या बढ़ेगा? यहां से जो सिग्नल्स जाते हैं, टिंगलिंग होना कम होगा, है ना। जो पैर में सुन्नपन भी आता है वो भी आना कम हो जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत ट्विस्टिंग वाले आसन से। तो हमने क्या है कि ट्विस्टिंग वाले आसन का थोड़ा सा सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। अब इसी को देखिए, आप जब ये ट्विस्टिंग कर रहा है तो ये रीढ़ की हड्डी सीधी और एक हाथ पीछे, तो इससे क्या हुआ कि ट्विस्ट प्रॉपर हो रहा है। और गर्दन को साथ में लेके जाना है आपको, है ना। गर्दन को आप साथ में लेके जाओगे तो बेनिफिशियल होगा। सिंपल सिंपल आसन होते हैं, इन्हीं से बीमारी जो है ठीक हो जाती है। टफ आसन तो आपको तब करने हैं जब कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इनकी ड्यूरेशन होल्डिंग कितनी है? कम से कम 10 सेकंड की होल्डिंग्स आपको रखनी है। बिल्कुल धीमे धीमे जाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है। जब आप फाइनल पोजीशन में आप जाते हो ना तो आप महसूस करा करो कि जब कंधा और गर्दन एक सीट में है तो आपके स्कैपुला, है ना, शोल्डर ब्लेड, है ना, स्पाइन के पास की सपोर्टिंग मसल्स, लंबर रीजन पे क्या इफेक्ट आ रहा है ना। जो हाथ से आप घुटना पकड़ रहे हो उस साइड स्कैपुला पे क्या इफेक्ट आ रहा है, शोल्डर जॉइंट पे जो है क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जब आप खुद इन चीजों का अनुभव करोगे तो पेशेंट को कराने में उतनी ही आपको सहायता मिलेगी, उतनी ही इफेक्टिव सहायता के साथ साथ इफेक्टिव तरीके से आप उनको करवा पाओगे और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है मिलेंगे। अब ये सेकंड तरीका है, ये देखिए आप। अब देखिए ये इसका फ्रंट व्यू है इसी का। ये जो एक्सरसाइज हमने करी थी इसी का फ्रंट व्यू है। अब देखिए फ्रंट व्यू में आप हम देखेंगे एक बार, ये फ्रंट व्यू से जब हम करते हैं तो देखिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है ना। और जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तभी बेनिफिट मिलेगा। टेढ़ी स्पाइन को ट्विस्ट कराओगे तो हमेशा दर्द या पेन ट्रिगर होगा, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होगा। इफ वी कीप आवर स्पाइन इरेक्ट व्हाइल परफॉर्मिंग द ट्विस्टिंग आसनास, है ना, तो उससे हमारी प्रॉब्लम क्योर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बॉडी के अलाइनमेंट्स इंप्रूव होते हैं, ठीक है। ये इसी का साइड व्यू था। अब ये इसी का फ्रंट व्यू है व्हाइल परफॉर्मिंग द सेम एक्सरसाइज। इसीलिए हम तो उसको बोलते हैं चौकड़ी मार के ट्विस्टिंग करना। हमने इसका कोई नाम नहीं रखा है या कहीं इसका नाम लिखा नहीं है। वक्रासन को हमने थोड़ा मॉडिफाई करा, लेकिन हमने करा कि इसको चौकड़ी मार के ट्विस्ट करो। अब क्या होता है, ज्यादा क्रॉनिक पेशेंट्स आ जाते हैं ना जो वक्रासन की पोजीशन में नहीं आ पाते, तो उनको हम सिंपली सीधा बिठा करके आप ट्विस्ट करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप कि इसमें पहले वाले पे हमने कमर पे हाथ रखा था और घुटना पकड़ा था, लेकिन सेकंड स्टेप चौकड़ी वाले में हमने क्या करा, कंधे को पकड़ा और दूसरा हाथ कमर के ऊपर रखा। इसमें भी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है। जितनी स्पाइन सीधी रहेगी, जितना आप ट्विस्ट करोगे सीधी स्पाइन के साथ, उतना ज्यादा पेशेंट की रिकवरी जो है फास्ट होती है ना। तो लेकिन इनको आप खुद करके देखिएगा। जैसे आज आपको वीडियो के फॉर्म में मैं आज मैं इसको अपलोड करूंगा, तो आप इसको घर पे जो है प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके देखोगे, अनुभव करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ दबाव। क्योंकि जब भी आप ट्विस्टिंग करते हो तो एक साइड से तो स्ट्रेच होगा, दूसरी साइड से प्रेशर आएगा, तो उस चीज को महसूस करना, ठीक है। इसके बाद
मॉडिफाइड है वक्रासन का ही। अब कई पेशेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वक्रासन जो है नहीं लगा पा रहे हैं, पैर, अब कौन सी वाली पोजीशन नहीं लगा पा रहे हैं वक्रासन की? देखिए पुरानी वाली हम एक इमेज देखते हैं, ये वाली पोजीशन में नहीं लगा पा रहे हैं, लीजिए पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, नहीं लगा पा रहा है। तो इन पोजीशंस में क्या करेंगे कि पेशेंट्स को हम कराएंगे कि वक्रासन तो लगाओ, लेकिन ये घुटना जो हमने खड़ा किया था उसको आप जमीन से टच करा दो, घुटना पकड़वा दो और फिर आप जो है ट्विस्ट करा दो, बेनिफिट मिलेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो पेशेंट्स को जो है बेनिफिट मिलेगा। ये सभी तरह की जो ट्विस्टिंग्स जो आप कराओगे ना, होल्डिंग ड्यूरेशन ऐसा नहीं है हमें ज्यादा रखना है, 10 सेकेंड, 10 से 12 सेकेंड हर पोजीशन में जो है बेनिफिशियल है। इसके बाद त्रिकोणासन। त्रिकोणासन दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा ज्यादा गैप होना चाहिए। ये वीडियो में तो दिख नहीं रहा है हमें कंधों से थोड़ा ज्यादा, लेकिन कई बार रिकॉर्डिंग में आ जाता है, लेकिन कंधों से, पेशेंट के कंधों से थोड़ा ज्यादा गैप। अब इसमें देखिए थोड़ा ज्यादा गैप रखा ना, और थोड़ा ज्यादा गैप रखने का कारण भी है, जब आप थोड़ा ज्यादा गैप रखते हो ना तो आप सीधे बैठ पाते हो, नहीं रखोगे तो जिसकी बैली वगैरह निकली हुई है या जिनका लंबर रीजन या स्पाइन सख्त है, कड़क है, स्टिफ है, तो वो पीछे की तरफ झुक जाएगी। इसीलिए हम थोड़ा ज्यादा गैप रखवाते हैं। दूसरे हाथ से घुटना क्यों पकड़वाते हैं? ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और हाथ सामने पे जिस साइड दर्द है, सर्वाइकल हो, थोरेसिक हो, लंबर हो, आप जो है लेके जाओ। आपको केवल और केवल मेरुदंड आसन में ये ध्यान रखना है कि जब सर्वाइकल का दर्द होता है ना, तो आपको गर्दन सीधी रखनी रहती है। बाकी जितनी भी तरह की आप ट्विस्टिंग कराओगे उसमें गर्दन उस ही साइड, जिस साइड दर्द होता है उस साइड लेके जाना है, जैसे ये देखिए। और ये सब बहुत ही धीरे धीरे करना है। होल्डिंग 10 से 12 सेकेंड, रिपीटेशन 3, 3 से 4 रिपीटेशन या 2 से 3 रिपीटेशन जो है आप करें। ज्यादा रिपीटेशन से भी बेनिफिट नहीं मिलता, है ना। यही डिफरेंस है योग थेरेपी और फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी में करते हैं तो इसी को 10 रिपीटेशन का सेट बना लेते हैं और 2 सेट करो आप। वी आर ट्राइंग टू डेवलप दैट पर्टिकुलर रीजन, वी आर ट्राइंग टू डेवलप द स्ट्रेंथ इन दैट पर्टिकुलर रीजन, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं मिलता है। आप कम रिपीटेशंस कराओ लेकिन होल्डिंग के साथ कराओ तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे हम आसन करते हैं, अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी खोलनी रहती है तो हम होल्डिंग्स के साथ परफॉर्म करते हैं, रिपीटेशंस के साथ नहीं करते। होल्डिंग, धीरे धीरे होल्डिंग के साथ हमारे मसल्स जो हैं स्ट्रेच होकर के, धीरे धीरे पुल होकर के खुलना जो है शुरू होते हैं, हमारे क्रैम्प्स आना कम हो जाते हैं, हमें पेन होना जो है, सोरनेस होना जो है कम हो जाता है, हमारा लैक्सिड जो डिपोजिट, लैक्टिक एसिड जो डिपोजिट हो रहा था धीरे धीरे वो हटना जो है शुरू हो जाता है। तो वैसे ही हमें कम होल्डिंग्स के साथ, सॉरी, ज्यादा होल्डिंग्स के साथ कम रिपीटेशंस के साथ हमें करना रहता है। रिपीटेशन ज्यादा नहीं, 2 से 3, 3 से 4 रिपीटेशन सफिशिएंट है, लेकिन रिपीटेशन इतनी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा, कम रिपीटेशन बेनिफिशियल। ठीक है। इसके साथ अब देखिए वक्रासन, सॉरी ब्रह्म मुद्रा है। अभी ब्रह्म मुद्रा में मैं आपको ये 3 है, लेकिन ये फाइनल जो है हमारा ये वाला है। ठीक है। ब्रह्म मुद्रा में टोटल आपको पता है 4 स्टेप्स होती हैं, लेकिन ब्रह्म मुद्रा जब आप पेशेंट को कराओ तो जिसको कमर में दर्द है वो जरूरी नहीं है कि पद्मासन में बैठे, सॉरी वज्रासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, तो उसको आप नॉर्मल चौकड़ी मार के भी बिठा सकते हो। ठीक है। ये तो क्या, नॉर्मल एक हमने शूट किया था तो उसमें उसने जो है वज्रासन में करे हैं। पेशेंट अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो है उसको नॉर्मल तरीके से बिठा के भी कर सकते हो, जिसमें आप चौकड़ी मार के बिठा दो। अगर उसको चौकड़ी मार के बैठने में दिक्कत होती है तो आप तकिया उसके नीचे रख दो, बटक, है ना, तकिए के ऊपर बैठ जाए चौकड़ी मार के, तो उससे भी स्पाइन जो है सीधी होती है। तो देखिए टोटल 4 स्टेप हैं वक्रासन में। गर्दन को राइट लेके जाते हैं, लेफ्ट लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, साइड में लेके जाते हैं। तो टोटल 4 स्टेप्स जो है परफॉर्म करनी रहती हैं। ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशंस के लिए है, ये पेशेंट के केस में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये पेशेंट के केस में नहीं है, नॉर्मल वक्रासन ऐसा ही होता है। ठीक है।
या आप इसमें गर्दन को राइट साइड या लेफ्ट साइड लेके जा सकते हो, है ना, ठीक है। या आप इसमें जो है हाथों को साइड से लेके जाओ, फिंगर्स का इंटरलॉक करो, स्ट्रेच करो, तो ये कंप्लीट क्या हमारा वक्रासन हो गया, सॉरी ब्रह्म मुद्रा हो गई। लेकिन ब्रह्म मुद्रा में हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम बल्ज के केस में कराते हैं, ये लंबर रीजन में कोई फायदा नहीं देता है। लंबर रीजन में तो केवल ये फाइनल पोजीशन फायदा देती है, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर तीनों में फायदा देती है ये वाली पोजीशन। लेकिन जब हम सर्वाइकल हो तो उस केस में ये ब्रह्म मुद्रा कैसे कराएंगे, जिस साइड पेन है केवल आपको उस साइड ही गर्दन लेके जानी है, दूसरी साइड लेके नहीं जानी है, ठीक है। कई बार सर्वाइकल वाले पेशेंट्स को चक्कर भी आ जाता है, तो आप उस साइड लेके ही जाएं, दूसरी साइड नहीं लेके जाएं। बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को जो है आप लेफ्ट साइड लेके जाओ अगर लेफ्ट साइड में दिक्कत है, या गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे आप राइट साइड में लेके जाओ अगर उनको राइट साइड में दिक्कत है। और ये दोनों उस पर्टिकुलर साइड ले जाने के बाद हमें करना रहता है ये साइड बेंडिंग। लेकिन कौन सी साइड, जिस साइड पेन हो रहा है अब उस साइड से जो है बेंड कराओ उनको। लेकिन जब दर्द खत्म हो जाए, है ना, कुछ दिन के बाद, तो फिर आप उनको दोनों साइड से कराना शुरू करो, राइट और लेफ्ट। बस अप डाउन जो है नहीं कराना है। अप डाउन कराने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन के बाद जो है उनको शुरू करना चाहिए। अगला है, फिर हम आसन जो है हम कराते हैं बल्ज वाली कंडीशन में द्विभुज कटी चक्रासन। जब हम द्विभुज कटी चक्रासन जब हम कराएंगे तो ये भी हमें एक साइड से ट्विस्टिंग ही करानी है एक्चुअली, एक साइड से ट्विस्टिंग। हमें ज्यादा ट्विस्टिंग की जरूरत नहीं है, एक साइड से। लेकिन इसमें क्या, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, तो आप इसको जो है एक साइड से जो है परफॉर्म कराएं, तो ये जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ट्विस्ट करने में, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। और इनकी होल्डिंग ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, वही 10 से 12 सेकेंड, 10 से 12 सेकेंड। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए, किसी किसी को क्या होता है कि हाथों में दर्द महसूस होता है, तो आप उनको जो है आप कमर पे हाथ रख के भी ट्विस्ट जो है करा सकते हो, कमर पे हाथ रख के भी ट्विस्ट करा सकते हो। लेकिन जब आप कमर पे हाथ रख के ट्विस्ट कराएं तो गर्दन साथ में ले जाएं, तो गर्दन साथ में ले जाएं तो प्रॉपर अच्छे से ट्विस्ट होता है। लेकिन एक साइड से ही करना है, ये तो खैर दो साइड से कर रहे हैं, आपको एक साइड से ही परफॉर्म करवाना है, ठीक है। इस तरह से केवल और केवल एक साइड से परफॉर्म करना है, इसमें अर्ध चक्रासन वगैरह कुछ नहीं। इसके बाद लास्ट में जो हमें करना रहता है वो है ताड़ासन। ताड़ासन आप कराओ, ताड़ासन करते तो कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो ये जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो ये जो है आप परफॉर्म करवा सकते हो इसमें। तो इतने आसन जो है हम इसमें परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें जो है बताना बताना चाहूंगा कि प्रिकॉशंस जो है क्या रखें। प्रिकॉशन, पहली प्रिकॉशन ये है कि जब भी सीढ़ियां चलें, उतरें या गाड़ी चलाएं, तो हमेशा लंबो सिक्रल बेल्ट जो है पहने, ठीक है। वो इसलिए पहना जाता है ताकि कमर आगे की तरफ झुके नहीं, पहली चीज। या आप गाड़ी वगैरह चलाओ, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो कभी गड्ढे आ जाएं या स्पीड ब्रेकर आ जाएं, तो उससे किसी भी प्रकार का जर्क महसूस जो है ना, जर्क ना लगे सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज ये रहती है, अगर कभी दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है तो आप जो है पेट के बल, मैं कल ये कुछ इमेजेस डालूंगा, पेट के बल कैसे लेटना चाहिए, पीठ के बल कैसे लेटना चाहिए, थोड़ी सी प्रिकॉशनरी जो चीजें हैं वो मैं आपको कल ऐड करके जो है इसमें बताऊंगा। मुझे अभी याद आया आज के सेशन में कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है, घर में कैसे बैठना चाहिए, सोफे वगैरह बिल्कुल जो है अवॉइड कर देने चाहिए। सोफे कौन से वाले, जो स्पंज वाले जो सोफे रहते हैं ना, बैठते हैं और एकदम से अंदर की तरफ चले जाते हैं, या बीन बैग जो होते हैं, ये बिल्कुल भी अवॉइड कर देनी चाहिए। हमेशा जो सिंपल कुर्सी होती है, मैं तो ये कहूंगा प्लास्टिक की कुर्सी, नहीं तो डाइनिंग टेबल वाली जो कुर्सी है उस पे आप बैठो। तीसरी चीज का जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मेरी एक स्लाइड यहाँ भी चल रही है ना, अगर मैं ऐसे करके पढ़ाऊंगा तो मेरी गर्दन पे जो है स्ट्रेन आएगा,
तो जितना मैं सामने से पढ़ाऊंगा उतना जो है ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरी गर्दन के लिए भी और मेरी स्पाइन के लिए भी। तो आप टीवी देखते हो तो टीवी ना तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, हाइट पे होना चाहिए, जैसे आजकल एलसीडी होती है सबकी, तो क्या करते हैं कि ऊपर टांग देते हैं ताकि हम ऐसे करके देखेंगे, तो उससे भी गर्दन पे जोर आता है, और नीचे आप कर दोगे तो गर्दन आपको ऐसे करके देखनी पड़ेगी। तो ये दोनों ही चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, द प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन दी क्योर। तो आप उनको बताओ घर में गद्दे कैसे यूज करने चाहिए, रुई वाले गद्दे जो है आप यूज करें, थोड़े से कड़क जैसा गद्दा होगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो उससे क्या होगा कि आप जब लेटोगे ना तो अंदर नहीं जाओगे। जो होटलों के जो स्पंज वाले जो गद्दे रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं, या बहुत सॉफ्ट वाले गद्दे ऐसे आते हैं कि जैसे लेटो तो हम अंदर की तरफ घुस जाते हैं, तो ऐसे गद्दे यूज नहीं करने हैं। रुई वाले आप गद्दे यूज करें। दूसरा है, पिलो ज्यादा मोटा यूज नहीं करना है ना। पिलो अगर ज्यादा मोटा होगा तो गर्दन आपकी ऐसी रहेगी। तो पिलो आपका पतला वाला रुई का पिलो जो है होना चाहिए। अगर किसी को आराम नहीं मिल रहा है तो सर्वाइकल पिलो जो आता है मार्केट में वो लेने की जगह सरसों जो है ना, सरसों रहती है, हम छोटे बच्चे जब रहते हैं उनके लिए यूज करते हैं, आप सरसों का भी सरसों का भरा हुआ वाला पिलो भी आप जो है यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आप जब अ, बाल्टी वगैरह जब उठाओगे तो बिल्कुल अवॉइड करना है, आगे झुकना बिल्कुल अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? जैसे ही आप आगे झुके तो क्या होगा, ये जो आपका बल्ज निकला हुआ है ना, ये आपका दब जाएगा, तो आपको पेन ट्रिगर होगा, है ना। तो सामने भले ही सोना पड़ा हो, आपको झुकना नहीं है। ये कब तक? जब तक दर्द है तब तक आपको प्रिकॉशंस का जो है ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप वॉक करो तब लंबर सिक्रल बेल्ट को जो है पहनो, सीढ़ी चढ़ो उतरो तब लंबर सिक्रल बेल्ट जो है पहनना चाहिए। इसके बाद जब आप वॉक करते हो तो आपको कभी भी वॉक जो है कंटिन्यूअस नहीं करनी है ना। कंटिन्यूअस कितनी देर नहीं करनी है आपको वॉक? जैसे आप आधे घंटे नहीं करनी। जैसे कई पेशेंट्स हैं उनको आराम मिल गया दर्द में, तो वो बोलते हैं कि सर हमने वॉक करी ना आधा घंटा तो हमको दर्द चालू हो गया। तो उनको हमने बोला कि भैया इतनी देर नहीं करना है, आप 10 मिनट वॉक करो, 15 मिनट वॉक करो, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, है ना। अभी आपका लंबर रीजन इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो उस चीज का जो है ध्यान रखना है। सिकाई कैसे करनी चाहिए, ठंडा या गर्म से? तो पेशेंट्स को जो है अपने शरीर की तासीर के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, है ना। वैसे ठंडा गर्म का लॉजिक ये रहता है, अगर सूजन है तो ठंडा सेक बहुत फायदा करता है ना। और अगर इन्फ्लेमेशन अगर आ रहा है या आपको जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है तो गर्म सेक जो है हम करवाते हैं। तो जनरली इसमें गर्म सिकाई जो है बहुत ज्यादा फायदा करती है, और जब भी सिकाई करें तो पेट के बल लेट के करें। जैसे पेट के बल लेट गए सामने, ठीक है, फिर पीछे से सिकाई आपने जो है करवा दी। याद रखो, पेट के बल लेटने के बाद फिर जो है सिकाई करवाना। अगर आप ऐसा करो कि मेरा ये हॉट हीटिंग पैड है, इसके ऊपर मैं लेट जाता हूँ, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पाइन में कर्व रहेगा, स्पाइन टेढ़ी रहेगी, तो पेन बढ़ जाएगा। और सिकाई कितनी देर करनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 मिनट, इससे ज्यादा सिकाई नहीं करनी। कई लोग क्या करते हैं, लेट जाएंगे, लेटने के बाद उसको आधा घंटा सिकाई कर ली, नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा और करो, थोड़ा और करो, नहीं। केवल आपको जो सिकाई करनी चाहिए, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट सफिशियंट है। 2 3 मिनट सफिशियंट है सीधे। इसमें आप जो है ऑयलमेंट भी लगा सकते हो। ऑयलमेंट कैसे? ऑयलमेंट लगा के कभी भी मसलन नहीं करनी रहती, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि ऑयलमेंट की मसाज कर लेते हैं, ऐसा नहीं। ऑयलमेंट लगाओ, आप मूव अप्लाई कर सकते हो, आप जो है वॉलिनी जेल अप्लाई कर सकते हो, डीएफओ जेल करा सकते हो। लेकिन इन जेल्स का रोल क्या रहता है? बस रोल ये रहता है कि ये जो है आसपास के मसल्स में एब्जॉर्ब होकर उनको रिलैक्स कर देती हैं। वो रिलैक्स और फ्री रहती हैं, तो आपको उस कुछ समय के लिए दर्द महसूस नहीं होता। जेल लगाने से, सिकाई करने से
कभी भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। ये तो क्या रहता है कि ये सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं रिकवरी में, है ना। तो रिकवरी फेज में ये सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं जिससे पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो कुछ इतने प्रिकॉशंस रखें, क्योंकि जब भी आप पेशेंट हो ना तो उसको बताएं। अब आईटी इंजीनियर है, उसको क्या प्रिकॉशन बताओगे? जब भी आप लैपटॉप यूज करते हो तो उसकी हाइट जो है ऐसी होनी चाहिए कि जब आप काम करो तो गर्दन ऐसी नहीं करनी, आगे की तरफ फॉरवर्ड नेक नहीं करना पड़े। उसके लिए आप जो है कोई टेबल स्टैंड आप यूज करो, है ना। फिर दूसरी चीज है, आप मूवमेंट्स नेक के बीच बीच में जो है करते रहो, आगे पीछे ऊपर, तो उससे, और साइड बेंडिंग्स, तो उससे क्या होता है, रिलैक्सेशन रहता है। अगर कोई सर्वाइकल वाला पेशेंट है तो उनको बोलो कि आप कई पेशेंट ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे एक मेरी पेशेंट थी, तो उनके मिसेस पॉल, तो उनके साथ दिक्कत ये थी कि मैंने उनको कहा कि आपको सर्वाइकल है ना, आप एक काम करा करो, आप जो है ना कॉलर बेल्ट पहन के आप काम करा करो, और जब आपको ब्रेक मिले आप रिमूव कर दिया करो वाइल डूइंग द कोडिंग। तो वो बोलते कि हमें कॉलर बेल्ट पहन के ना आदत ही नहीं है, मजा ही नहीं आता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको ऑक्यूपेशनल जॉब है, ठीक है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइवलीहुड के लिए यू हैव टू अर्न द मनी, है ना। तो उसके लिए जरूरी है थोड़ा प्रिकॉशनरी रखें, साथ में एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल होगा, आपकी ये जो डिस्क जो है उन पर प्रेशर आना कम होगा, नर्व्स जो है फ्री होना शुरू होंगी, वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो पेशेंट्स की रिकवरी जो है होने लग जाती है। ठीक है, तो आप उनको रिकमेंडेशंस जो है दे सकते हो, क्योंकि जितना प्रिकॉशन रख के करेंगे उतना पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। आप यही एक्सरसाइज अगर कोई बल्ज वाला पेशेंट है उनको इनिशियली कराओ तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, तो मैं आपको जो है आंसर्स करता हूँ। कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मुझे ये चीज क्लियर होगी, आपको समझ में आ गया है, नहीं तो आप मैसेज वगैरह कुछ ड्रॉप करें, तो जिससे मुझे क्लियर होगा और आपको पढ़ाने में जो है आसानी होगी। और आज का टॉपिक आपको क्लियर है ना। तो आप इस पे एक चीज और करिएगा आज के टॉपिक में, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको खुद प्रैक्टिस करो। एक्चुअली ये जो आपको आसन्स बताए थे, इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा आज, तो आप वीडियो को देखो, फिर उसको ना अप्लाई खुद करो। जब आप खुद अप्लाई करोगे तो पेशेंट्स को जो है करवा पाओगे। सर आप नमस्कार, इस, हरिओम। जी हरिओम हरिओम। कैसे हैं सर? वंदे मातरम। मैं नील माधव भूसारी, इंदौर। अरे नमस्कार सर, कैसे हैं? पहचान लिया मैंने, वंदे अरे मातरम। सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। है ना। फिर से मैं तो कॉलेज में ज्वाइन हो गया आपके साथ में। नहीं नहीं, बिल्कुल। कॉलेज याद आ गया मेरे को, आपका व्याख्यान सुन के पूरा। बहुत नहीं नहीं, बढ़िया सर। बिल्कुल। वो है ना। आपके मार्गदर्शन जो सीखा है उसकी योग क्लास अनवरत चल रही, 5 साल हो जाएंगे अब अरे ऑनलाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 साल तो हो आप तो जाएंगे सर फ्री। उसमें ये चीजें भी उसमें ऐड करो आपकी क्लासेस में, थोड़ा हाँ सा बिल्कुल, पेशेंस इसीलिए तो वगैरह को। वापस ज्वाइन किया ना मैंने। हाँ, तो इसको इसमें थोड़ा मेरे सा को और। एक प्रश्न हाँ पूछना था सर कि अपन इसके लिए हॉट वाटर बैग और कोल्ड वाला भी ले सकते हैं क्या, आइस पैक, हाँ, हाँ ले सकते हैं ना। ये थेरेपी में? एक्चुअली क्या, हाँ ले सकते हैं। देखिए मैं आपको ना कल कुछ प्रिकॉशनरी सेशन लूंगा। अच्छा। प्रिकॉशनरी सेशंस में क्या रहेगा कि हमें जब दर्द हो रहा है तो कैसे तकिया लगा के लेटना चाहिए, पेट के बल कब लगाना चाहिए, घुटने के नीचे कब लगाना चाहिए, है ना। गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई में क्या अंतर होता है ना। ठीक है, तो ठीक कल ये ठीक सेशंस को लेते है। हैं, तो आपको क्या है कि ये छोटे मोटे जो डाउट्स वगैरह जो हो रहे हैं, तो ये डाउट्स भी जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, ठीक थैंक है यू। आपसे है ना। फोन पे कब संपर्क कर सकता हूँ? आप तो कभी भी कर लीजिएगा, अभी 15 मिनट के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ठीक है, थैंक यू। चलिए थैंक यू। आज सर का एक हम सेशन क्वेश्चन जो, है, जी, दो जी मिनट मैडम सर। बोलिए। जी जी। सर अगर सर्वाइकल पेशेंट को किस तरह से सोना चाहिए, कौन से साइड पे, राइट, लेफ्ट या सेंटर पे? क्योंकि किसी देखिए को राइट साइड में जो अगर पेन होता है तो उनको अगर सेंटर पे यानी फ्लैट हेड सो जाओ पीठ पे तो उनको अच्छा लगता है। देखिए सोने का तरीका ये रहता है सर्वाइकल वाले पेशेंट्स को कि पहली चीज या तो गद्दा जो है, पहली चीज आपका थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, रुई वाला गद्दा जो बेस्ट रहता है। दूसरी चीज
या तो आप बेडशीट सीधा दूसरी चीज ये करिए कि बेडशीट जो होती है हमारी डबल बेड की, उसको फोल्ड करके रखें और उस पे सिर रख के सोएं तो दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज कि आप सीधे सो सकते हो फ्लैट, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती। चौथा, आप जो तरीका यूज कर सकते हो, आप इस तरीके से अपने हाथ को ही ऐसे फोल्ड करके आप सोएंगे, तो क्या होता है कि जो हमारा शोल्डर से नेक का जो गैप है वो पूरा हो जाता है और हमारी गर्दन जो है सीधी रहती है, अलाइन। तो इस पोजीशन में सोने से भी दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन उसमें कभी कभी टिंगलिंग या नमनेस रहती है ना, तो इसीलिए वो टिंगलिंग हाथ तब रहती सिर है, के नीचे देखिए रखने से थोड़ा तकलीफ टिंगलिंग होती कब है। होती है कि अगर मुझे राइट साइड से बल्ज है और मैं राइट हाँ, साइड से सोऊंगा तब मुझे टिंगलिंग होगी। होगा। अब सोते ये वक्त तो क्या रहता है कि हमें याद नहीं रहता, हम सो बिल्कुल। सीधे रहते हैं। जब सुबह हाँ, उठते हैं तो कभी राइट साइड या लेफ्ट साइड गड़बड़ रहता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि जब आप सो के उठो तो थोड़े से नेक मूवमेंट्स जो है कर लेने चाहिए, हाथों के मूवमेंट्स जो है कर लेने चाहिए। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। कल देखिए, कल का जो सेशन है, ये सेशन जो है थोड़ा सा प्रिकॉशनरी है, और कुछ आपको इसमें एक्सरसाइजेस और ऐड करूंगा कि कौन सी सुबह बैठ के आप एक्सरसाइज करो जिससे जो नेक रिलीफ करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल ठीक है। रहेगा। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। चलिए आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, ओके। थैंक यू सर, हरि ओम।